हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी वन शॉट कर लेते हैं फटाफट से। जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या है ग्राफ थ्योरी में। सबसे पहले तो बेसिक देख लो कि ग्राफ में हम जो हमें पूरी यूनिट में बार बार हमें यूज़ करना है डेट इज़ वर्टाइसिस। सबसे पहली चीज़। एंड नेक्स्ट हमारे पास एजेस आती है। वर्टाइसिस मीन्स हमारे पास जितने भी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, है ना, कनेक्टेड पॉइंट्स। एंड एडजस मीन्स जब दो वर्टाइसिस के बीच में जो हमारी एक लाइन कह लो वो ज्वाइन कर रही होगी तो वो हमारी एडजस होगी। ठीक है, ये देख लो ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स, नॉन एम्प्टी वर्टेक्स वी हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस और नॉट, सेम वही चीज़ है जो भी मैंने बताई है। एंड यहाँ पे हम इस ग्राफ के एलिमेंट्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक छोटा सा ग्राफ बनाती हूँ, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये वर्टेक्स 1, ये V2, V3, V4 एंड एजेस को नाम दे देते हैं E1, E2, E3, E4। तो हम वर्टेक्सेस को हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्टेक्सेस हैं वो V1 एक सेट के अंदर, ठीक है, V2, V3 एंड V4 एंड हमारे पास एजेस जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी E1, E2, E3, E4। ठीक है, एंड इसको हम एक कंप्लीट सेट के अंदर लिख सकते हैं बिकॉज हम ग्राफ में हम क्या पढ़ते हैं, देखो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ही ऐसी है कि हम ग्राफ में u, v, तो ग्राफ के अंदर हम ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो e ग्राफ में हम हमारे वर्टिसेस एंड एजेस इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंसिडेंट, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट मीन्स जहाँ पर ये देखो हमने एक ये वर्टेक्स बनाई एंड ये हमारी एक एज थी एंड वर्टेक्स एंड एज को जो ज्वाइंट कर रहे हैं ना, ये ज्वाइंट जहाँ ये ज्वाइंट हो रही है वो हमारा इंसिडेंट है। ठीक है, द एज ई दैट ज्वाइंस वर्टेक्स वी एंड या यू कह लो इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स यू एंड वी। मतलब इंसिडेंट वही कि जब ये दोनों आपस में इन दोनों के एंड्स ज्वाइन होंगे तो हमारे इंसिडेंट है। नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब अ पेयर ऑफ वर्टेक्स दैट इज कनेक्टेड बाय एज इन अ ग्राफ, मतलब वो आपस में जो वर्टिसेस होंगे वो एडजेसेंट होंगे। आइसोलेटेड वर्टेक्स मीन्स एक ऐसी वर्टेक्स जिसके आसपास कोई और वर्टेक्स ना हो, मतलब वो अकेली एक वर्टेक्स है, अकेली V1 वो वर्टेक्स। नेक्स्ट अनडायरेक्टेड, हमारे पास दो ग्राफ आ जाते हैं, एक डायरेक्टेड और एक अनडायरेक्टेड। इस एग्जाम्पल में देखें, अगर मैंने एरो बना दिया कि V4 से V3 जा रहे हैं तो हमारे एक डायरेक्टेड हो गया, ये हमारा डायरेक्टेड हो गया। इसका मतलब, और सिंपल जो हमने पहले बना रखा था वो हमारा अनडायरेक्टेड था। अगर मैं इसमें E3 को लिखूं, E3 को अगर मैं लिखूं V4 एंड V3 एंड E3 को मैं लिखूं V3 एंड V4, क्या ये आपस में इक्वल होंगे? ये आपस में इक्वल नहीं होंगे बिकॉज हमने डायरेक्शन दे दी है, E3 जो है वो V4 से V3 जा रहा है, तो ये आपस में ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। बट अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं, जैसे कि E1 जो है उसको मैं V1 एंड V2 इज इक्वल्स टू V2 एंड V1 ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारा E1 जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो V1, V2 लिखो या V2, V1 एक ही बात है, बट डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ जब हमने कोई डायरेक्शन दे दी, अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी, नॉर्मल हमारा ग्राफ चल रहा है। एंड डायरेक्टेड ग्राफ मतलब हमने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी कि वो इस ऑर्डर में है। नेक्स्ट लूप कह लो या सेल्फ लूप कह लो। अगर मैंने यहीं पर एक लूप लगा दी लाइक से ऐसे V1 से ही V1, तो ये एक लूप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस मतलब V2 एंड V3 हमारे पास एक एज है, V1 एंड V2 एंड V3 हमारे पास वर्टेक्स है, इसको कनेक्ट करिए हमारे पास E2 एज। मैंने एक और एज ऐसी लगा दी। अब बताओ ये दोनों आपस में एक एच E5 नाम दे दिया, नीचे देख लेते अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ऊपर ये हमारे पास V2 था, ये हमारे पास V3 एज है एंड ऊपर से मैंने एक और एज लगा दी, ये हमारे पास लेट्स से V1 एज मान लेते हैं एंड V2 मैंने एज लगा दी। तो ये एज आपस में इक्वल होंगी बिकॉज देखो इस
V1 वाले का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है इस एज का, एंड V2 भी तो यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म हो रही है, V2 एंड V3 गए तो दोनों, एक सेकेंड, वर्टेक्स ये हमारे पास एजेस है तो E1 एंड ये हमारे पास E2 है, ठीक है। तो E1 एंड E2 हमारे पास दोनों की दोनों एजेस सेम ही पॉइंट पर स्टार्ट एंड सेम पॉइंट पर एंड, मतलब आपस में V2 एंड V3 वर्टिसेस से ही कनेक्टेड है, तो हमारे पास पैरेलल एजेस होंगे, ठीक है। मल्टीपल और पैरेलल एजेस वही अभी जो मैंने बताया कि जैसे ये एक हमारे पास E1 एज है एंड E2 एज है, ये V1 एंड V2 वर्टिसेस से कनेक्ट है, तो ये दोनों E1 भी V1 V2 वर्टिसेस से कनेक्ट है एंड E2 भी V1 एंड V2 दोनों वर्टिसेस से कनेक्ट है, तो हमारे पास पैरेलल एजेस होंगे। नोट है कि इन केस ऑफ डायरेक्टेड एजेस द टू पॉसिबल एज बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस व्हिच आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कंसीडर्ड distinct. So more than one directed edge in a particular direction, the case of directed graph is considered parallel. तो ये वही वाली बात है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होंगे तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट होंगी तो इनफाइनाइट ग्राफ है। ऑर्डर ऑफ ग्राफ मीन्स हमारे पास उसके अंदर वो डिनोट करता है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी। नेक्स्ट साइज ऑफ ग्राफ, हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोट द नंबर ऑफ एजेस। ऑर्डर हमारे पास वर्टिसेस को डिनोट करता है, साइज हमारे पास नंबर ऑफ एजेस को डिनोट करता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास वर्टिसेस क्या है, ए बी सी हमारे पास वर्टिसेस है एंड एजेस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए बी ए सी एंड बी सी, कैसे भी लिख दो, बी सी लिखो या सी भी लिखो, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा देखने की बात होती है। अब इसमें हम बता देंगे वी ऑफ जी, देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑफ जी मतलब ऑर्डर ऑफ ग्राफ। अब इस ग्राफ का ऑर्डर क्या है, 3 एंड इस ग्राफ का हमारे पास साइज क्या है, साइज भी हमारे पास 3 है। इसमें हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्राफ मतलब 3 वर्टाइसेस हैं, 1 2 एंड 3 एंड इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें एजेस साइज कितना है, 1 2 3 3 एजेस है। इसमें देख लो हमारे पास वर्टिसेस ये सारे यू वी डब्ल्यू एक्स, एजेस भी सारे नोट कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास कितनी वर्टाइसेस हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्राफ, ये हमारा ऑर्डर ऑफ ग्राफ है 1 2 3 4 4 वर्टाइसेस हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कितनी नंबर ऑफ एजेस है, या फिर कह लो साइज कितना है ग्राफ का, 1 2 3 3 एजेस से कनेक्ट है। यहाँ पर वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टेक्स का भी एग्जांपल दे रखा है कि कौन कौन से एडजेसेंट है, कौन कौन से नॉन एडजेसेंट है। नेक्स्ट सिंपल ग्राफ, अब ये चीज़ ध्यान देना, 3 टाइप्स के ग्राफ देख लो। एक हमारे पास होता है सिंपल ग्राफ, ठीक है। सिंपल ग्राफ मतलब हमारे पास उस ग्राफ के अंदर कोई लूप नहीं होगी, कोई भी लूप नहीं होगी, ना ही कोई पैरेलल एज होगी। जैसे कि ये हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था, हमारे पास सिंपल ग्राफ का एग्जांपल था, ये देख लो या उसमें कैसे लगा दो, तो ये हमारा सिंपल ग्राफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ, मल्टी ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई लूप नहीं होती, ठीक है, कोई लूप नहीं होती, बट हमारे पास पैरेलल एजेस होती है, हमारे पास पैरेलल एजेस होती है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में देखो कोई लूप है नहीं है, बट मैंने पैरेलल एज कनेक्ट कर दी, मतलब इन दोनों एजेस का जो वर्टिसेस हैं दोनों की सेम ही है, तो ये हमारे पास मल्टी ग्राफ हो गया। नेक्स्ट सूडोग्राफ भी होता है हमारे पास, ठीक है। सूडोग्राफ, सूडोग्राफ क्या होता है, सूडोग्राफ में हमारे पास लूप होती है एंड हमारे पास पैरेलल एजेस भी होती है, पैरेलल एजेस भी होती है। एग्जांपल देख लो, ये हमारी एक लूप बन गई और यहाँ से हम एक पैरेलल एज बना देते हैं, यहाँ बना दो, ठीक है, तो ये सूडोग्राफ हो गया। सेम वही हमारे पास, मतलब इसमें पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कैसे टू द पॉइंट मेन आपको याद रखना, ठीक है। जैसे सिंपल ग्राफ, ग्राफ विच हैज़ नाइदर लूप नॉर मल्टीपल एजेस, वही मैंने बताया सिंपल ग्राफ में देखो ना ही कोई लूप होगी ना ही कोई पैरेलल एज होगी। मल्टी ग्राफ में लूप नहीं होगी बट पैरेलल एजेस होंगी, सूडोग्राफ में दोनों चीज़ें होंगी, सेम वही, ठीक है। नाइदर लूप
nor multiple edges. Example where each edge connects two distinct vertices and no two edges connect the same pair of vertices is called the simple graph. मल्टी ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब इसमें कोई डायरेक्शन दे रखी, इसमें हमने हर एक पे एक डायरेक्शन अलोकेट कर दी है, तो हमारे पास डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ हो जाएगा. इसमें देखो हमने क्या किया है, कोई लूप नहीं है बट देखो पैरेलल एजेस हमने ज्वाइन कर दी, पैरेलल एजेस लगा दिया. सूडोग्राफ देखो लूप भी भर भर के लगा दिया है, पैरेलल एजेस भी लगा दिया. नॉट देने वाली बात, द सम ऑफ द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड. अब इन डिग्री आउट डिग्री क्या होता है, देखो जैसे हमने फटाफट से ग्राफ बना लिया ए बी सी डी. इन डिग्री आउट डिग्री हम शो करते हैं, ए टू डी जा रहा है सो ये ए से बाहर जा रहा है, सो ये ए का आउट डिग्री है. बट ये इन डिग्री ए डी का होगा बिकॉज ये डी के पास जा रहा है ना, डी के पास जा रहा है तो डी का इन डिग्री, ए से दूर जा रहा है तो डी का आउट डिग्री. इस ग्राफ में इजीली पहचान लोगे. ध्यान से देखो, हम एक पॉइंट लेते हैं, ए को उठा लिया हमने, ठीक है, ए को उठा लिया. अब ए में देखो आउट डिग्री कितने हैं, एक तो ये डी के पास जा रहा है आउट डिग्री एरो, ठीक है, एक ही है, हाँ दूसरा भी है कोई, एक ही है, ठीक है, हाँ एक है, तो आउट डिग्री ऑफ ए हमारे पास 1 है. अब आउट इन डिग्री ए की देख लो, एक बी वाला एरो आ रहा है, एक ये कौन सा है, बी के ही 2 एरो आ रहे हैं, तो इन डिग्री हमारे पास ए की 2 हो जाएगी. नेक्स्ट सी पॉइंट उठा लो, सी की इन डिग्री देखो, सी के पास एक बी वाला ये आ रहा है, एक इन डिग्री और एक ये इन डिग्री, तो सी की इन डिग्री कहाँ है 2. सी की आउट डिग्री देख लो, सी से डी एक ही जा रहा है तो ये 1. सिंपल है. तो इसमें बोला है कि सम ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड टोटल डिग्री ऑफ द वर्टेक्स. कैलकुलेट करके देख लो, इस पूरे ग्राफ में टोटल डिग्री निकाल लो, हमारे पास कितनी डिग्री आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. एजेस देख लो 1 2. अब जितने भी हम इन डिग्री की बात करें या आउट डिग्री की बात करें, इन डिग्री की बात करें या फिर आउट डिग्री की बात करें, हमारे पास टोटल डिग्री 8 ही आनी चाहिए. तो यही बात है कि यहाँ सम ऑफ इन डिग्री एंड सम ऑफ आउट डिग्री ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू 8. एंड नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द वर्टेक्स विद 0 इन डिग्री इज कॉल्ड अ सोर्स एंड वर्टेक्स विद 0 आउट डिग्री इज कॉल्ड सिंक, ठीक है. सोर्स मतलब एक वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है, जिसके पास कोई एज के पास एरो नहीं आ रहा, एंड आउट, तो उसको हम सोर्स कहेंगे. एंड सिंक किसको कहेंगे, 0 आउट डिग्री वाले को. वॉक, अब 3 चीजें हमारे पास फिर से आती है, वॉक ट्रेल एंड पाथ. उसको देख लो जरा. चीज हमारे पास आती है वॉक. वॉक मतलब नॉर्मल, जैसे कि हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, ये हमारा पार्क है, ठीक है, हम नॉर्मल वॉक के जा रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है. हम कितनी बार एजेस कवर कर सकते हैं, कितनी बार हम वर्टाइसेस कवर कर सकते हैं, कोई हमें फर्क नहीं है. ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस सो दैट वी कैन रिपीट द वर्टाइसेस एंड वी कैन रिपीट द एजेस. हमारे पास वर्टिसेस रिपीट हो सकती है, हमारे पास एजेस भी रिपीट हो सकती है. नॉर्मल हम वॉक कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, कितनी बार भी हम किसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, तो हमारा वॉक होता है. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेल. ट्रेल मीन्स ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस सो दैट वी कैन रिपीट द वर्टिसेस बट वी कैन नॉट रिपीट द एजेस. हमने वर्टिसेस रिपीट कर दी बट एजेस को हम रिपीट नहीं करेंगे. एग्जाम्पल भाई खुद से पर कोई भी एक ग्राफ बना के एग्जाम्पल देख लेते हैं. कैसे ग्राफ, थोड़ा बड़ा लगेगा ना, हाँ इसको इरेज करेंगे. इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आई थिंक इससे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. कोई भी एक एग्जाम्पल बना दिया मैंने, झोपड़ी सी, ठीक है. चलो ट्रेल देख लेते हैं. ट्रेल में हमने देखो रूल पढ़ा, हम वर्टाइसेस रिपीट कर सकते हैं, एजेस रिपीट नहीं करनी. इनकी नंबरिंग कर लेना भाई, V1 V2 V3 या A B C D जैसे भी. यहाँ एज 1, ये एज 2, एज 3 ऐसे से, ठीक है. मैं अब देखो इसमें हमें वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, एज रिपीट नहीं करनी. कैसे करें, और नंबर दे देते हैं 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 4 ये दे देते हैं, 5 इसको दे देते हैं. यहाँ आप करते रहना. मैंने सिर्फ वर्टिसेस के नंबरिंग दे दिए 1 2 3 4 5. ABCD से दो, V1 V2 दो, एजेस की नंबरिंग कैसे भी दो, डजेंट मैटर,
ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेल में पाथ अगर मैं 1 से जाऊँ 5 पर, 5 से मैं जाती हूँ 4 के ऊपर, चलो 2 पर जाते हूँ, एंड 2 से मैं फिर आ गई 5 पर, तो ये हमारा ट्रेल हो गया। देखो मैंने वर्टिसेस रिपीट कर दी, देखो मैं 1 से गई 5 पर, एक बार 5 रिपीट हो गया, मतलब एक बार 5 आ गया, 5 से मैं गई 2 पर, एंड 2 से मैं फिर 5 पर आ गई, तो मेरे पास दूसरी बार मैं 5 पर आ गई। तो इसका मतलब ये मैंने कोई भी एज रिपीट नहीं की, वर्टेक्स रिपीट कर दी है ना, या मैं गई, हमारा ट्रेल हुआ, मतलब मैंने यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट कर सकती हूँ बट एज रिपीट नहीं करनी। अब पाथ देख लो इसी डायग्राम में, पाथ मतलब path means the alternating sequence of vertices and edges so that we cannot repeat vertex and we cannot repeat edge। हमें ना ही vertex repeat होनी चाहिए ना ही edge repeat होनी चाहिए। मतलब 1 से मैं गई 2 पर, सॉरी 5 है ना, 1 से मैं गई 5 पर, 5 से 4 एंड 4 से 3। इस डायग्राम में यहाँ पर 1 से 5, 5 से 4, 4 से 3 कोई भी ना ही एज रिपीट हो रही होगी ना ही कोई वर्टेक्स रिपीट है। इसका मतलब ये हमारे पास पाथ का एग्जाम्पल है, ये हमने पाथ किया है। ठीक है, तो देख लो किसमें कितनी वर्टेक्स रिपीट होते हैं, किसमें क्या नहीं होता। अब इसमें देख लो वॉक इन अ ग्राफ जी फाइनाइट ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, मतलब हम कितनी बार भी सीक्वेंस चला सकते हैं एडजेसेंट वर्टेक्सेस का। ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे, एंड वर्टेक्स वी नॉट एंड वी एन आर द एंड और टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ द वॉक। ठीक है, मतलब मान लेते हमने ऐसे वी नॉट, V1, V2 ऐसे ऐसे Vn तक हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर V0 एंड V1 जो Vn जो है हमारे पास सारे के सारे एंड और टर्मिनल वर्टिसेस है इस वॉक की, एंड जो इसके बीच में जो जितने भी हमारे पास बच गए V1 से Vn-1 वो सारे के सारे हमारे पास इंटरनल वर्टिसेस है। एंड वॉक इज ओपन व्हेन द टर्मिनल वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट एंड वॉक इज क्लोज जब होगी जब हमारे पास टर्मिनल वर्टेक्स सेम होगी। टर्मिनल वर्टेक्स सेम मतलब देखो वॉक हमारे पास ओपन वॉक किसे कहते हैं, जैसे डायग्राम है कोई भी, वही झोपड़ी बना लेते हैं, चलो कोई नहीं, ये हमारे पास डायग्राम है। ओपन वॉक मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया है, मैं ऐसे गई 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 एंड यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, तो ये हमारे पास ओपन वॉक हुई। अब मैं क्लोज वॉक की अगर मैं बात करूँ तो क्लोज वॉक में मान लेते मैंने यहीं से शुरू किया, ऐसे 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 कैसे भी घूम घाम के रिपीटर एजेस वर्टिसेस को करके यहीं पर ही मैंने एंड भी कर दिया। सो एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, तो मेरे एक क्लोज्ड बन गया ये। ठीक है, क्लोज्ड पाथ, तो सेम वही है क्लोज्ड एंड ओपन पाथ। एंड वॉक में रिपीट बोथ वर्टिसेस एंड एजेस, कितनी बार भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं। प्लेनर ग्राफ मतलब अगर हम उसको प्लेन पर ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है, प्लेन पर अगर वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं जिससे हमारे पास कोई भी दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट ना हो, तो वो हमारा प्लेनर ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है, बताओ ये प्लेनर ग्राफ है या नहीं है। प्लेनर ग्राफ की कंडीशन होती है कि वो प्लेन पर ड्रॉ होना चाहिए एंड उसकी नो टू एजेस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब तुम तो बोलोगे कि भाई यहाँ पर एक ये एज हो गई एक ये एज हो गई आपस में इंटरसेक्ट हो गई, तो ये प्लेनर ग्राफ नहीं होगा, बट ये प्लेनर ग्राफ है। हम एक काम कर सकते हैं, इस एजेस को हमने उठाया, ठीक है, इस एज को हमने यहाँ से हटाया एंड इस एज को हमने क्या किया, यहाँ से एक इस वर्टेक्स से कनेक्ट थी वो और एक इस वर्टेक्स से कनेक्ट थी, तो हमने क्या किया इसको उठा करके इसे बाहर से कनेक्ट कर दिया। सेम उन्हीं दो वर्टेक्स से कनेक्ट है ना, अब मैं उसको ऐसे ही लेकर आऊँ वैसे लेकर आऊँ, उन्हीं दो वर्टेक्स से कनेक्ट है। लो जी, हो गया, ये प्लेन पर बन रहा है एंड सेकंड कोई भी एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ऐसे कोई इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही, तो हमारा प्लेनर ग्राफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा नॉन प्लेनर, इसको कैसे भी उठा के देख लो आप, इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगे ऐसे एजेस आपस में। ये प्लेनर ग्राफ हो गया जो अभी इसका एग्जाम्पल है, इसको उठा के हमने बाहर लगा दिया, तो ये प्लेनर ग्राफ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला होता है, यूलर फॉर्मूला इफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जी हैज अ एन वर्टाइसेस ई एजेस एंड आर रीजन, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 2, n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 2, n हमारे पास वर्टाइसेस हैं, e हमारे पास एजेस हैं,
आर मेरे पास रीजन है। रीजन क्या होता है? रीजन हमारे पास होता है, रीजन होता है एजेस के बीच का, एजेस के बीच का क्लोज्ड एरिया, क्लोज एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्राफ बनाए ये, तो बताओ इसमें कितने रीजन्स हैं? एजेस के बीच का रीजन, एक तो ये पूरा एक रीजन बन गया क्लोज्ड 1, ये 2, ये 3, और ये पूरा, इस पूरे के बाहर एक रीजन होगा 4 जो इस पूरे के बाहर एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास इसमें 4 रीजन होंगे। एंड अगर हमें कुछ भी निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल वर्टेसिस दे रखे हैं, आर दे रखा है, सॉरी इजिकल्स टू 2 होता है ये, ठीक है, इजिकल्स टू 2, एंड ई हमें निकालना है या फिर कह लो आर हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम इजिली नॉर्मल मैथमेटिक्स से है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसका प्रूफ है, प्रूफ हम इंडक्शन मेथड से करेंगे। इंडक्शन मेथड देखो क्या होता है, जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखा होगा, है ना, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में सबसे पहला स्टेप हम जो करते हैं वो बेस केस होता है। बेस केस मीन्स हम उसको 1 के लिए चेक करते हैं, वो चीज़ लाइक कह लो P ऑफ 1, P ऑफ 1 के लिए वो चीज़ हमें ट्रू प्रूफ करनी है। बेस केस के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, P ऑफ K के लिए हमें एज्यूम करते हैं कि ट्रू है, देन हम यहाँ से हम P ऑफ K प्लस 1 के लिए हम उसको ट्रू कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हमें चलने होते हैं इंडक्शन मेथड में। सेम हम यही करेंगे, वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ई, नंबर ऑफ एजेस है ऑफ ग्राफ जी। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमारे पास एजेस ही 0 हैं। अगर हमारे पास एजेस 0 है तो हमारे पास ग्राफ के अंदर क्या है, देखो हमारे पास कोई भी एज ही नहीं है, इस ग्राफ के अंदर कोई एज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हो सकती है हमारे पास एक वर्टेक्स हो, है ना, एक वर्टेक्स हो सकती है। तो अगर हमारे पास एज ही नहीं है, मतलब एक सिंपल एक वर्टेक्स v1 एग्जिस्ट कर सकती है, तो ग्राफ में जस्ट हैव 1 वर्टेक्स, दैट मीन्स हमने n लिया था वर्टेक्स, e एजेस r रीजन, n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास फॉर्मूला था, तो n हमारे पास 1 वर्टेक्स है एंड इनफाइनाइट रीजन होगा, मतलब एक वर्टेक्स है तो इसके बाहर का पूरा रीजन है ना, पूरे बाहर का पूरा हमारे पास रीजन होगा, तो हमारे पास R1 हो जाएगा। सेम हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 2, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ई इज इक्वल्स 1 के लिए चेक करेंगे। अगर हमारे पास एक एज है तो बताओ कितनी वर्टेसेस होंगी, हाँ देखो, मान बस एक एज है हमारे पास, कितनी वर्टेसेस होंगी, 2, v1 एंड v2। एक और केस भी तो हो सकता है, मान लो हमारे पास एक ही एज है, सेल्फ लूप भी तो बन सकती है, ये भी तो एक ही एज है, तो हमारे पास 2 पॉसिबल केस आते हैं। अगर हमारे पास एक वर्टेक्स है, अगर हमारे पास एक एज है तो हमारे पास एक वर्टेक्स हो सकती है, 2 वर्टेक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ई इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी ई इक्वल्स टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम ई इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है, नेक्स्ट हम ई इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे। ई इक्वल्स टू 1 के लिए देखो हमारे पास नंबर ऑफ, या तो वर्टेक्स एक हो सकती है सेल्फ लूप बना दे, या फिर 2 हो सकती है वर्टेक्स इस टाइप से, जब एज आपस में इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। सेम हमने दोनों पॉसिबल केस के लिए हमने उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ जी इज आइदर 1 और 2, सेम वही थ्योरी लिखी हुई है, फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया दोनों केस के लिए। ये हमने लूप के लिए प्रूफ कर दिया एंड ये हमने नॉन लूप के लिए प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस हम क्या लेंगे कि नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जी विद एजेस n माइनस 1। हमारे पास देखो ई माइनस 1 एजेस होती हैं, कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ, मतलब आपस में सारी की सारी वर्टिसेस कनेक्टेड है, तो इसमें हमारे पास कितनी वर्टेक्स है, हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4। इस वर्टेक्स से हमारे पास कितनी एजेस कनेक्टेड होगी, इस 4 में से 1 माइनस कर दूं, 4 माइनस 1, तो हमारे पास 3 एजेस कनेक्ट होंगी। देख लो ज़रा, एक ये और एक ये, बिकॉज ये कनेक्टेड ग्राफ है, तो इस पॉइंट को छोड़ के, इस वर्टेक्स को छोड़ के, मतलब इस वर्टेक्स को माइनस कर दो, मतलब जितनी वर्टेक्स है टोटल -1 कर दो, हर एक वर्टेक्स से ये ग्राफ कनेक्ट होगा। सेम यही बात लिखी है। सो हमने इंडक्शन स्टेप किया, नाउ वी ऐड 1 न्यू एज K2G टू फॉर्म अ कनेक्टेड सब ग्राफ, हमने ऐड कर लिया।
ऑफ जी विच इज़ नोटेड बाय जी प्लस के। एंड फिर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक कि हमारे पास लूप बन जाए। नेक्स्ट के जॉइंस 2 डिस्टिंक्ट वर्टेक्स ऑफ जी। एंड फिर के इज इंसिडेंट विथ ओनली वन ऑफ द वर्टेक्स ऑन जी। एंड फिर हमने इन सब के लिए सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमारे पास अलग अलग केसेस बनेंगे। केस 1 के लिए हमारे पास ये आ गया, केस 2 के लिए ये, एंड केस 3 के लिए ये। फिर हमने उसमें इंडक्शन फॉर्मूला लगा दिया हर एक केस के लिए, और फिर ये हमारा फॉर्मूला ट्रू हो गया। सिंपल हमने वैल्यूज डाल दिया अलग अलग केस के लिए इस n-e+r वाले फॉर्मूले के अंदर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है बाय इंडक्शन मेथड। अब यूलर पाथ। यूलर पाथ इज अ पाथ इन अ ग्राफ दैट विजिट्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस। के अंदर हम एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम एज को सिर्फ एक बार हम जाते हैं, मतलब यहाँ पर एज रिपीट नहीं करनी, सिर्फ एक ही बार उस एज से हमें जाना है। चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास यूलर पाथ या यूलर लाइन की बात कर लो। यूलर पाथ में हमारे पास होता है ओपन ट्रेल। ट्रेल हमने बात की थी ना, हम इसमें वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, एजेस हमें रिपीट नहीं करनी। तो ये हमारा ओपन ट्रेल होता है। ओपन ट्रेल मीन्स हम कहीं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से एंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एंड हो, वो एक क्लोज्ड बने, ठीक है। तो हमारे पास यूलर पाथ, हमारे पास ओपन ट्रेल होता है। ओपन ट्रेल प्लस 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 कवर्स ऑल द एजेस, सारे के सारे एजेस, बट एग्जैक्टली वंस। ये हमने बात की है कि देखो डेट विजिट्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस, मतलब यहाँ एज रिपीट नहीं होगी, इसलिए ओपन ट्रेल है, बिकॉज यहाँ वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, एज रिपीट नहीं होगी। तो यूलर पाथ के अंदर कोई भी आप लाइक ऐसे डायग्राम बना दो, कोई भी आप एग्जाम्पल बना देना। अगर एग्जाम में आए कि यूलर पाथ डिस्क्राइब करो तो आप डायग्राम बना देना, नंबरिंग कर देना, एंड ऐसे नंबरिंग कर देना कि अगर हम 1 से 2। अब ज़रा इसका यूलर पाथ बना के दिखाओ ज़रा, कैसे बनेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 कैसे बनेगा। देखो यूलर पाथ में हमारा ट्रेल मतलब हम एजेस रिपीट नहीं करनी, वर्टेक्स हम रिपीट कर सकते हैं, एंड सारी की सारी हमें एजेस कवर करनी है। तो ज़रा देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ गए हम 4 से 5 पर गए, ठीक है। 4 से हम गए 5, देन 5 से हम गए 1, 1 से हम गए 2, ठीक है। 2 से हम चले गए फिर 4 पर, ठीक है। देखो हमने 4 4 2 बार रिपीट कर दिया हमने, बट हम वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। एज ही तो रिपीट नहीं करनी ना, एंड एज हमने अभी तक रिपीट नहीं की। 4 से हम चले गए 3, देन 3 से हम आ गए 2 पर। तो ये हमारा यूलर पाथ है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए डिफाइन यूलर पाथ, तो आपको अच्छे से V1 V2 अच्छे से वर्टेक्स बना के दिखा देनी है, E1 E2 एजेस दिखा देने हैं, एंड ऐसे पाथ दिखा देना है, एंड लिख देना है कि ये यूलर पाथ हमारा ओपन ट्रेल होता है। ओपन ट्रेल मीन्स हम वर्टेक्स हम रिपीट कर सकते हैं, एजेस हमें रिपीट नहीं करनी है, एंड सारी की सारी एजेस हमारी कवर होनी चाहिए। यूलर पाथ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने तो ठीक है। तो ये हमारा यूलर पाथ होता है। नेक्स्ट यूलर सर्किट क्या होता है, यूलर सर्किट भी देख लो, समझ में आ ही क्या होगा। सर्किट है, सर्किट मतलब बस यही है हमारा यूलर सर्किट, बस एक ही चीज़ आ जाती है इसमें, ये हमारा क्लोज ट्रेल होता है। क्लोज ट्रेल होता है, ऊपर वाला हमारा ओपन ट्रेल था ना, बट एक क्लोज ट्रेल होता है, मतलब जहाँ से हमने स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एंड पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एंड पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये इसका एग्जाम्पल ये आ जाएगा। स्टार्ट करो
यहाँ से शुरू कर दो, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर कहाँ जाए, ऐसे 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 और वही आ गए। ठीक है, हमने देखो कोई भी एज रिपीट नहीं किया है एंड कोई भी एज हमने छोड़ी नहीं है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू एंड पॉइंट आ गया एंड हमने कोई भी एज रिपीट नहीं किया है, वर्टेक्स हम रिपीट कर सकते हैं एंड ऑल एजेस आर कवर्ड। तो हमारा यूलर सर्किट आ गया। सर्किट ये क्लोज होता है ना, सर्किट भी अगर हम बात करें तो सर्किट वही होता है जब हम उसको पूरा क्लोज कर दें। तो यूलर पाथ देखो, यूलर पाथ में हमारा ओपन ट्रेल होता है बट सर्किट में हमारा वो क्लोज हो जाता है, सेम वही बात है। ठीक है, ये हमारा यूलर, ये कहाँ गया, यूलर पाथ ये रहा हमारा एंड नेक्स्ट हमारा यूलर सर्किट ये रहा। ठीक है, अब यूलर ग्राफ बता दो, यूलर ग्राफ बता दो। यूलर ग्राफ क्या हो जाएगा, बस वो हमारा एक ग्राफ बन जाता है, मतलब कि जब हमारे पास ग्राफ जो भी यूलर, एक ऐसा ग्राफ जो हमारा यूलर सर्किट होता है वो हमारा यूलर ग्राफ हो जाता है। ऐसा ग्राफ जो हमारा यूलर सर्किट होता है वो हमारा यूलर ग्राफ होता है जिसमें हमारे डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इवन होती है एंड ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, तो वो हमारा यूलर ग्राफ होता है, तो वो हमारा यूलर ग्राफ होता है। अब इसमें क्या है, देखो ट्रेल हमने बहुत बार बात कर ली, ओपन ट्रेल, क्लोज ट्रेल, सब। सर्किट मतलब जो हमारा क्लोज बन जाता है, जहाँ से हमने शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के इक्वल हो जाता है। पाथ, वॉक ट्रेल पाथ हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। ठीक है, साइकिल मतलब जो रिपीट हो जाए, है ना, मतलब ऐसे ऐसे हम रिपीट हो रहे हैं, एक साइकिल से बन रही है। ठीक है, बार बार वर्टिसेस एंड एजेस हमारी रिपीट हो रही है। यूलर पाथ हमने डिस्कस कर लिया, यूलर सर्किट भी हमने डिस्कस कर लिया, नोट वाली बातें भी हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिया, यूलर ग्राफ भी हमने डिस्कस कर लिया, कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, बिकॉज ओपन ग्राफ अगर हमने ऐसे कोई ओपन ग्राफ बना दिया है, कैसे दो आपस में ग्राफ आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो अब बताओ जरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के इक्वल कैसे हो सकता है इसमें, सारे के सारे बता दो जरा इसमें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एंड पॉइंट कैसे हो सकता है, सारे के सारे एजेस कैसे कवर हो सकते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच में एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए कनेक्टेड ग्राफ होता है। देयर एग्जिस्ट क्लोज ट्रेल होना चाहिए विच इंक्लूड्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ। ये हमने बात कर ली बहुत अच्छे से। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये उसी का भाई ही समझ लो, यूलर का भाई हैमिल्टोनियन, इसको भी शॉर्ट में यही देख लेते हैं, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन ग्राफ हमारे पास ओपन पाथ होता है, ओपन पाथ प्लस सारे के सारे वर्टिसेस। इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड वॉक, अब हैमिल्टोनियन ग्राफ, इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट्स एवरी वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स कवर होनी चाहिए ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। उधर हमने एजेस की बात की थी, यहाँ हमने वर्टेक्स की बात कर लेंगे विदाउट रिपीटिंग द एज। ठीक है, देखो आपस में दोनों भाई है, एक दूसरे को उल्टे भाई है। ठीक है, ऊपर हमने एजेस की बात की थी, यहाँ हम किसकी बात करेंगे, वर्टेक्सेस की, कि सारी की सारी वर्टेक्स कंप्लीट कवर होनी चाहिए ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विदाउट रिपीटिंग द एज, एज हमें रिपीट नहीं करनी है, देन सच अ ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। हैमिल्टोनियन सर्किट नाम से अब समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट visits every vertex of the graph exactly once without repeating the edge and return to the starting vertex, मतलब and vertex स्टार्टिंग वर्टेक्स इक्वल हो जाए, देन वो हमारा हैमिल्टोनियन सर्किट। हैमिल्टोनियन पाथ नाम से पता लग गया होगा कि भाई देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट्स एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विदाउट रिपीटिंग द एजेस, देन वो हमारा वॉक हैमिल्टोनियन पाथ हो जाएगा। ये कह लो हैमिल्टोनियन लाइन या पाथ। कनेक्टेड ग्राफ मतलब ग्राफ आपस में कनेक्टेड हैं, डिसजॉइंट ना हुआ। पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज कनेक्टेड पेयर इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन देम, है ना, मतलब अगर ये ग्राफ है
एंड ये एक हमने ग्राफ बना दिया, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। एंड इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो मेरा कनेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है। क्रोमैटिक नंबर, chromatic number means the chromatic number of graph G is the minimum number of colors needed for a proper coloring. That means the maximum number of colors needed to assign colors to each vertex G so that no two adjacent vertex are the same color. इसका मतलब ये chromatic number, for example एक हमारे पास ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में हमें सारे के सारे वर्टेक्सेस को डिफरेंट कलर से कलर करना है। ठीक है जी, इसको येलो से कर दिया, इसको ब्लू से कर दिया, इसको वाइट से, अच्छा इसको ऑरेंज से कर दिया, इसको ब्राउन से कर दिया, सारे के सारे अलग अलग कलर से हो गए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने ग्राफ में कुछ ऐसा कर दिया, ये सारे 5 वर्टेसेस हैं इसमें, अब इसके सारे के सारे डिफरेंट कलर से कलर करो। देखो हमारे पास इनफाइनाइट कलर है, सब में अलग अलग कलर लगा दो, तो इनफाइनाइट एजेस को इनफाइनाइट कलर से फिल कर दो। बट यहाँ बात सारे के सारे डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, बट मिनिमम कलर से हमें फिल करना है कि नो टू एडजेसेंट वर्टेक्सेस सेम कलर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसको रेड कलर से कलर कर दिया तो इसके पास रेड नहीं होना चाहिए, इसके पास रेड नहीं होना चाहिए, इसके पास भी रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपस में दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इसको रेड कर दिया तो मैं इसको रेड कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने इसको येलो कर दिया तो ये मेरा येलो नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट मेरा येलो नहीं हो सकता, इसको मैं येलो कर सकती हूँ। एडजेसेंट वर्टिसेस को हमें सेम कलर से कलर नहीं करना, इसको मैं ब्लू कर देती हूँ, स्काई ब्लू। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 वर्टिसेस के लिए 1 2 3 डिफरेंट कलर्स मैंने यूज़ कर लिए। तो क्रोमैटिक नंबर में यही होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हम करें उसमें प्रॉपर कलरिंग के लिए, कि यहाँ पर एडजेसेंट वर्टेसेस कलर से रिपीट ना हो। जैसे इसमें ने नंबर यहाँ पर कलर नंबर 1 फिल कर दिया, यहाँ कलर नंबर 2, देन यहाँ 1 2 1 2। ठीक है, आपस में 1 1 या 2 2 नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट कलर्स होने चाहिए। अब इसकी थ्योरम है 5 कलर थ्योरम। इसमें हमने क्या किया है, चलो अब हम 5 कलर थ्योरम देख लेते हैं। अब प्लेनर ग्राफ G इज़ 5 कलरेबल, मतलब कि ये अगर हम 5 कलर थ्योरम हमारी ये कहती है कि हम किसी भी प्लेनर ग्राफ को एटमोस्ट 5 कलर से फिल कर सकते हैं। मतलब एटमोस्ट 5 कलर यूज़ होने चाहिए किसी भी प्लेनर ग्राफ को कलर करने के लिए। ठीक है, एटमोस्ट 5 कलर्स यूज़ होने चाहिए किसी भी प्लेनर ग्राफ को कलर करने के लिए। ठीक है, तो हमारी 5 कलर थ्योरम कहती है। इसमें हम सबसे पहले देखो बेस केस देखेंगे। बेस केस देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस वो हमारी 5 से लेस है या फिर 5 के इक्वल है। तो डैट मीन्स एग्जाम्पल एक ये वाला ले लेते हैं। देखो 5 वर्टाइसेस हैं इसमें, हाँ 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस हैं एंड इसको हम कलर कर रहे हैं। तो हमारे पास n डिफरेंट कलर से कलर हो सकती है ये, लाइक इसमें अलग कलर कर दिया, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। तो डैट मीन्स ग्राफ कैन बी कलर्ड यूजिंग 5 कलर्स। तो यहाँ पे हमने बेस केस चेक कर लिया कि अगर हमारे पास अगर 1 होगा, सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स होगी तो हम उसको सिर्फ एक कलर से कलर कर सकते हैं, 2 होगी तो हम उसको 2 डिफरेंट कलर से कर सकते हैं, 3 4 5। ठीक है, इतना हमने चेक कर लिया। अब हम इंडक्शन स्टेप देखते हैं। इंडक्शन स्टेप में हम डिग्री 4 के लिए चेक करेंगे कि मान लेते हैं अगर हमारे पास डिग्री 4 से छोटी या लेस है, उसके लिए हम ट्रू प्रूफ करेंगे। बना लेते हैं हम कि मान लेते हैं एक वर्टेक्स है, उसमें ऐसे 4 डिग्री ऐसे जा रही है ना, इस वर्टेक्स V1 की ऐसे 4 अलग अलग डिग्री जा रही हैं। इसको हम अब हमें फिल करना है। ठीक है, इसको फिल करना है। 4 मतलब हमारे पास K वैल्यू हो गई एंड K+1 हमारे पास हो जाएगा 5, है ना, वही हम चेक करते हैं ना, बेस केस देन P ऑफ K के लिए एंड P ऑफ K+1 के लिए। तो 4 के लिए हम चेक करेंगे, देन 5 के लिए चेक करेंगे। तो हमने 4 डिग्री बना दी, इसमें हम
सेम वही स्टेप्स लिखेंगे कि भाई अगर हमने इसको अलग कलर से कर दिया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो हमारे पास 4 डिफरेंट कलर से ये होगा। नेक्स्ट हम 5 के लिए देखेंगे कि देखो ये हमारे पास एक वर्टेक्स है एंड हमने ऐसे 5 अलग अलग से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है, यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई अगर एक वर्टेक्स हुई तो एक कलर से फिल कर पाएंगे, 2 हुई तो 3, 4, 5। नेक्स्ट मान लेते हैं अगर हमारे पास 6 वर्टेसेस हुई तो हम क्या करेंगे, तो क्या हमें 6 कलर चाहिए या फिर हम सिर्फ 5 डिफरेंट कलर्स को ही यूज़ करके हम जितनी भी हमें मतलब कैसा भी हमें प्लेनर ग्राफ दे दो, हम सिर्फ 5 कलर से उसकी वर्टिसेस को कलर कर सकते हैं। मतलब नो टू एडजेसेंट सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, हमें बस मिनिमम 5 कलर दे दो, हम कलर कर देंगे। बस हमें ये प्रूव करना है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 6 एज आ जाती है, देखो इसमें हम केस बनाएंगे कि मान लेते हैं हमारे पास ये 2 वर्टिसेस हमारे पास कनेक्टेड है, ये 2 वर्टिसेस हमारे पास कनेक्ट है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास इसके एडजेसेंट में हमारे पास कलर सेम नहीं होना चाहिए। बट हम ये देख सकते हैं कि देखो इन दोनों को हम अलग अलग कलर से कलर कर सकते हैं। फिर मान लेते हैं कोई 2 आपस में कनेक्ट हो, तो इस टाइप से हमें जैसे कि डिग्री हमारे पास 5 हो जाए, इसकी 6 हो जाए, आपस में कनेक्टेड हो जाए। जैसे कि अब हम इसमें केस बनाते चले जाएंगे कि केस 1 है कि हमारे पास नॉट कनेक्टेड वाला, कि नॉट कनेक्टेड है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज होंगे ही। बट अगर हमारे पास कनेक्टेड है तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि अगर हमारे पास ये देख लेते हैं, है ना, कुछ ऐसे से हम बना लेंगे कि अगर ये हमारे पास कनेक्टेड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हमने सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर दिया, हमारे पास कितने कलर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे मान लेते हैं 6, तो हमें 6 कलर्स रिक्वायर्ड होंगे। बट हम क्या करेंगे कि इसमें एंड इसमें हम सेम कलर कर सकते हैं। देखो ज़रा एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है ना, इसमें एंड इसमें भी हम सेम कलर कर सकते हैं। लाइक जैसे इसको कलर सेम कर दिया एंड इसको हमने सेम कलर कर दिया। तो ऐसे ऐसे हम अलग अलग केसेस बनाएंगे एंड शो करेंगे कि एटमोस्ट हम 5 कलर्स को यूज़ करके ही हम किसी भी प्लेनर ग्राफ को हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ज़रा हमने सेम वही स्टेप्स किए हैं कि हमने सबसे पहले n लेस देन 5 के लिए हमने चेक कर लिया, जो कि ऑब्वियसली ये थ्योरम होल्ड करेगी क्योंकि हमारे पास n वर्टिसेस है, 5 वर्टिसेस है एंड 5 कलर्स, सबको अलग अलग कलर से कर दिया। ठीक है, अब हम n-1 के लिए चेक करेंगे ऐसे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ट्रू है ही। फिर ये देखो हमने एक नॉन कनेक्टेड ले लिया, ये नॉट कनेक्टेड है केस 1 कि अलग अलग कलर से अलग अलग वर्टिसेस हैं तो अलग अलग कलर से फिल कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस हमने कनेक्ट कर दी, तो यहाँ हम देखो कैसे कलर्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ हमने 5 यूज़ किया है बट यहाँ देखो 1 अलग अलग कलर्स हैं। हम नेक्स्ट कलर हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम इन्हीं को ही ऑल्टरनेट के साथ चला के कर सकते हैं। लाइक इसी को ही एक्सप्लेन करेंगे, सिमिलर बिटवीन V2 एंड V4 कैन नॉट एग्जिस्ट सिंस दिस पाथ इफ इट एग्जिस्ट विल इंटरसेक्ट द पाथ बिटवीन V एंड 3। मतलब ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो हमने इसी को ही एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्ट्रा थ्योरम। हमारे पास आ जाती है डाइजेस्ट्रा थ्योरम। इसमें क्या करते हैं हम, जरा इसमें देखो, इस थ्योरम में हम करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू एवरी अदर नोड के बीच में हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, एंड अलग अलग नेमिंग कर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एंड इनके वेट अलग अलग दे दिए हमने, और जो हमारे एजेस पे लिखा होता है। ठीक है, 3, 6, इस पे 2 हो जाएगा, इस पे 3, 2, 5, 9, 6, 5, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। अब हमें इस एल्गोरिदम में क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें देखो हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेने इसके अंदर, जो भी हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, स्टार्ट। अब सबसे पहले स्टेप हमारे पास जो फर्स्ट में हमारे पास नोड है, इसका हमें इसी से डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब नोड सोर्स टू नोड सोर्स ही हमें सोर्स नोड टू सोर्स नोड हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो हम इस पर 0 लिख देंगे, बिकॉज हम इस एल्गोरिदम में हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। तो 1 तो अपनी पोजीशन पे हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो इसका 0 हो गया, सिंपल। अब ध्यान से देखो, 1 से हमारे पास कौन कौन सी नोड्स कनेक्ट है। 1 से हम 2 पर जा सकते हैं एंड 2 से हम 3 पर जा सकते हैं, डायरेक्ट नोड। ठीक है, 1 से हम 2 पर जा सकते हैं, 1 से हम 3 पर भी जा सकते हैं, तो सिर्फ 2 ही डायरेक्ट नोड कनेक्ट है। तो इसका वेट लिख देंगे, इस बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं वेट। ठीक है, जो मैंने ऊपर ग्रीन कलर से लिख रखा है, इसलिए हम इसके अंदर वेट ही लिखते हैं। तो देखो 1 से हम 2 पर गए तो वेट इसका 3 है, तो 1 से 2 पर गए तो 2 वाले पे हमारे पास वेट 3 है, एंड 1 से हम 3 पर गए तो इसका वेट 6 है, इस पर हमने लिख दिया 6। ठीक है, नेक्स्ट हम सब पे इनफाइनाइट डाल देंगे। अभी हमने डिस्टेंस निकाला नहीं है, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सेम इसमें हम लिख देंगे इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट स्टेप हम सेम वही बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो, अब हम किसके पास पहुंच गए, 3 एंड 6 में से मिनिमम ढूंढो आप, बिकॉज देखो हम हर जगह शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे, शॉर्ट एंड मिनिमम यही सारे वर्ड्स यूज करेंगे। तो 3 एंड 6 में मिनिमम ढूंढो जरा, 3 एंड 6 का मिनिमम ढूंढो, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम हमारे पास क्या है, 3 लेस देन 6 है, 3 पे पहुंच गए। तो 3 अब हमारे पास किस सोर्स नोड के पास है, 2 पर है, तो हम 2 पर पहुंच जाएंगे, 2 पर पहुंच गए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 हमने 0 लिख दिया, इसका डिस्टेंस खुद के साथ 0 है। 1 से हम 2 पर जा सकते हैं, 2 से हम 3 पर जा सकते हैं। हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, शॉर्ट वेट किसका है, हमारे पास 3 का है, तो हम 3 वाले को, मतलब हम 2 पर पहुंच गए अब। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, 2 पर पहुंच गए। अब 2 से हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, एक तो हम 4 पर जा सकते हैं एंड एक हम 3 पर जा सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 पर गए, तो अगर हम 2 से 4 पर गए तो इसका वेट बता दो जरा। इसका वेट हमारे पास हो जाएगा 8 कैसे, क्योंकि 1 से 2 पर आने का वेट हमारे पास 3, तो इसको हम अपडेट कर देंगे इनफाइनाइट से 3। एंड यहाँ पर भी हमें मिनिमम वैल्यू लिखनी है, इनफाइनाइट में एंड 3 में से मिनिमम क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। एंड हम 3 से 5 पर जाएंगे, है ना, 3 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सॉरी 8, है ना, 3 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 8। तो अब हम जब 4 पर पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर वेट हमारे पास 8 हो चुका है, तो 8 एंड इनफाइनाइट में से लेस देन 8 है, तो 8 लिख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 3 पर जाएंगे, 2 से हम 4 पर जा सकते थे एंड 2 से हम 3 पर भी जा सकते थे। अब 2 का वेट बता दो, 2 पर जाने का वेट बताओ, हमारे पास क्या होगा, 5 होगा या 6 होगा, ध्यान से देख के बताओ। यहाँ पर हमारे पास 6 है एंड यहाँ पर हमारे पास 5 है, देखो 3 + 2 5, तो इसका वेट हमारे पास 5 होगा। इसको हम अपडेट करके 5 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम अपडेट करके 5 लिख देंगे, बिकॉज ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे, अब हम इसको अपडेट कर देंगे, इस टेबल को हम अपडेट कर देंगे। ऊपर वाले सेम रहेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे 3। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ 1 से 3 पर जाने का हमारे पास वेट था 6 स्टार्टिंग में, बट वो हमने वैल्यू अपडेट कर दी है 5, बिकॉज हमें एक और रास्ता मिल गया। जब हमारे पास 2 आया तो 1 से 2, 2 से 3, तो हमें 5 मिल गया। तो अब इसकी वैल्यू छोटी लेनी है, 6 एंड 5 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू 3 पर अपडेट होकर आ जाएगी 5। एंड 4 पर पहुंचने का, 2 से 4 पर जाएंगे तो हमारे पास वेट 8 आ चुका है। यहाँ पर अब हम वेट लिख देंगे 8। ठीक है, अब नेक्स्ट सब में इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट देखो, ये दो तो हमारे फिक्स हो चुके हैं।
अब 5 एंड 8 में से मिनिमम बता दो। इन दोनों में हमारे पास मिनिमम है 5। 5 किसके पास है? 5 है 3 के पास। 5 है 3 के पास। अब हम पहुंच जाएंगे 3 के पास। 3 का है ये रहा, 3 के पास हम पहुंच गए। 3 से अब हम आगे डायरेक्ट नोड कौन कौन से कनेक्ट है, पीछे वाली नोड नहीं लेनी। देखो 2 हम यूज कर चुके हैं तो 2 हम नहीं लेंगे अब, ठीक है, 2 को भूल जाओ। आगे वाली नोड्स बताओ। 3 से एक 4 कनेक्ट है डायरेक्ट और एक 5 कनेक्ट है। अब 3 से हम 4 पर पहुंच जाएंगे तो क्या वेट आ जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ पर हमारे पास 3 के पास ऑलरेडी 5 है, 5 + 3 8 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 8 है एंड हमें यहाँ तक आने का पास में भी हमें 8 मिला है। तो 8 एंड 8 दोनों आपस में इक्वल है तो इसको 8 ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 से अगर हम 5 पर आए, 3 से अगर हम डायरेक्ट 5 पर आए तो हमारे पास देखो 5 + 2 7 है, तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर 7 हो जाएगी। सेम अब टेबल को अपडेट कर दो। अच्छा टेबल हमने नहीं बनाई, नहीं, ठीक है बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 0 था हमारे पास, यहाँ हमारे पास 3 5 और यहाँ से हम कहाँ पर गए हैं? देखो एक हम पहुंचे हैं 8 पर और एक पहुंचे हम 7 पर, 8 एंड 7। अब नेक्स्ट 8 एंड 7 में से मिनिमम हमारे पास 7 है। 7 किसके पास है? 5 के पास। पहुंच जाओ 5 पर। कलर चेंज कर लेता है। 5 पर पहुंच जाओ। 5 ये रहा हमारे पास। 5 ये रहा। 5 पे हम 4 पर जा सकते हैं। देखो 4 अभी तक हम गए नहीं है ना, 4 पर हम गए नहीं थे। 4 पर जा सकते हैं एंड 6 पर जा सकते हैं डायरेक्ट। 4 पर जाएंगे तो 7 + 6 13 है। अब ज़रा बताओ 8 एंड 13 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 8 ही है, तो 13 नहीं डालेंगे, 8 ही डालेंगे, ठीक है। अब हम 5 से 6 पर पहुंचेंगे तो 7 + 5 हमारे पास कितना होता है? 12। तो इन्फिनाइट से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 12 एंड यही हमारे पास है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। इसमें हम अपडेट कर देंगे, ये हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी जो हमने वैल्यू अपडेट की है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या आ गई फाइनल? 0 3 5 8 7 एंड 12। बट ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, हमें लास्ट में एक और चीज़ ऐड करनी होती है। लास्ट में हमें एक और चीज़ ऐड करनी होती है, वो ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ हमें लास्ट में ऐड करना होता है। अब हम अगर 1 से 2 पर जा रहे हैं तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? देखो 1 से 2 पर जाने का तो एक ही रास्ता है, 1 से 2, इससे ज़्यादा शॉर्ट कोई हो ही नहीं सकता, 1 से 2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 1 से 3, 1 से 3 भी देखो डायग्राम में वही 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। देखो एक तो हम 1 से 3 ऐसे जा सकते हैं बट हमारे पास वेट 6 आएगा एंड 1 से 2 गए, 2 से 3 गए तो हमारे पास वेट आएगा 5, है ना। 3 + 2 5, तो इस पे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है। 1 से हम गए 2, 2 से हम गए 3। नेक्स्ट हम 1 से 4 पर गए तो हमारे पास क्या आएगा? 1 से 4 जाके देखो जरा, 1 ये रहा, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है ना। 1 से 4 जाएंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ बता दो। हम 1 से गए 2, 2 से गए 4 एंड हम 1 से गए 2, 2 से हम गए 3, 3 से गए हम 4। सब में हमारे पास वेट इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वेट जब इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास कैसे भी जा सकते हैं। 1 से 2 पर गए, 2 से हम पहुंच गए 4 पे, या फिर 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 4। ऐसे से हमें करके 1 से 5 बताना है, ठीक है। 1 से 5 एंड 1 से 6। 1 से 5 जाने का 1 2 3 5 एंड 1 से 6 जाने का हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1 से 6 जा रहे हैं तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास आना चाहिए 1 2 3 5 एंड देन 6। क्लियर है? बस यही हमारे पास डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये एल्गोरिदम जो मैंने स्टेप समझाए एज इट इज़ वही स्टेप्स हैं, ठीक है। यह बस थ्योरी में लिखी हुई है, मैंने आपको एकदम क्वेश्चन एग्जाम्पल से करके दिखा दिया है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
आपको एग्जाम में थोड़ा ऐसे टेबल थोड़ी अच्छी सी सुंदर सुंदर बना के आ जाना कि स्टार्टिंग में 0 होगा, देन सारे इनफाइनाइट, देन हमने इन दोनों का मिनिमम चूज़ किया है, एंड थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि हमने इन दोनों में से मिनिमम यूज़ किया है, एंड वही सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल स्पैनिंग ट्री को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। सबसे पहले तो स्पेस थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री एक हमारा कनेक्टेड सब ग्राफ होता है, ठीक है। कनेक्टेड सब ग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द वर्टाइसेस ऑफ G एंड शुड कंटेन V of V minus 1 एडजेस। इतनी हमारे पास एडजेस होती है। इसका मतलब ये कि एक हमारे पास ऐसा कनेक्टेड सब ग्राफ होता है स्पैनिंग ट्री, जिसमें हमारे पास सारे के सारे वर्टाइसेस होती है उस G की, उस ग्राफ की। A minimal spanning tree means let G be the connected weight graph and the weight of a spanning tree of G is the sum of the weight of the edges. A minimal spanning tree of G is the spanning tree G with minimum weight, ठीक है। मतलब उसका weight minimum हो जाएगा, उस spanning tree का, उस connected subgraph का हमारे पास minimum weight हो जाएगा। अब हमारे पास क्रिस्क्रल्स एल्गोरिथम आती है एंड एक हमारे पास प्रिज्म एल्गोरिथम आती है, जिससे हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करते हैं। इसके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो यहीं से ही हम एक बार समझ लेते हैं। इसी में समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन दे दिया एंड हमें इस एल्गोरिथम से फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसमें हमें स्टेप्स देख लो, आपको क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे कोई भी एक दे दिया ग्राफ, ठीक है। आपको एक कोई भी ग्राफ दे दिया, आपको इसमें सबसे पहले मिनिमम वेट वाली एज उठानी है। जैसे कि यहाँ से 1, 5, 2, 3, 4 ऐसे 9, 8, 4, 6, ठीक है। कोई बच गई? आई गेस नहीं बची, हाँ ठीक है, नहीं बची। तो हमें यहाँ से मिनिमम वेट वाली एज उठानी है। तो मिनिमम वेट वाली एज 1 है, कोई और 1 है नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो वर्टिसेस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही ग्राफ बना है वर्टिसेस ड्रॉ कर ली, 1 उठा दो, 1 यहाँ बना दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 यहाँ बना दो। 3 है, 4, मतलब अब जैसे जितने जितने हमारे पास ऐसे ना, हमें ऐसे बनाना है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई लूप नहीं होनी चाहिए एंड कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए। कोई लूप नहीं होनी चाहिए एंड कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, तभी वो मिनिमल बनेगा। मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनेगा। ऐसे ऐसे हमें इसको कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा। इसमें हमें क्या करना है, देखो सारे के सारे वर्टिसेस हम ड्रॉ कर लेंगे। मिनिमम क्या है हमारे पास? 1 है, वेट 1 हमने कनेक्ट कर दिया। 2 रहा, 3 है, 4। देखो अब हमने 4 ऐसे कनेक्ट कर दिया ना, तो ये साइकिल बन जाएगी। तो साइकिल हमें नहीं बनानी है, ध्यान रखना है, साइकिल नहीं बनानी है, ठीक है। 4 है। अच्छा 3 एक हमारे यहाँ पर भी है। एक सेकंड, क्या हो गया ये? ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था। अब 3 देखो हमारे पास ये है, हमें ये भी नहीं लेना बिकॉज यहाँ पर हमारी साइकिल बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको भी कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज साइकिल बन जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमारी ये साइकिल बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर है। बस इतना सिंपल होती है एल्गोरिथम। इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स में देखो हमें क्या करना है कि देखो हमें जितनी भी एजेस है ना, 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या है। बी एंड ए का 3 नंबर है, जैसे 1 का क्या है, 1 हमारे पास है, बी सी के पास हमारे पास 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी डी के पास हमारे पास 1 है। इन सबको बस जो डायग्राम दे रखा है उसको हमने एक टेबल फॉर्मेट में लिख दिया। हमारे पास एज ये है, उनका वेट ये है। देन वी विल सिलेक्ट
द एज जिसका वेट सबसे कम है, देन उसको हमने बना लिया, ठीक है। देन फिर उससे बड़ा जिसका वेट है उसको हमने ड्रॉ कर लिया, एंड यहाँ हम लिख देंगे कि वी डू नॉट फॉर्म लूप्स एंड साइकिल्स, एंड एक एक करके हमने कर लिया, एंड यही हमारा आंसर आ गया। देखो जो स्टार्टिंग में हमने जो बनाया था हमारे यही आंसर आया था, तो यही हमारा आंसर है। बस सिंपल यही है, आपको एक बार एल्गोरिथम के स्टेप्स देख लेना है, जो मैंने एज इट इज यहाँ समझाने के लिए बोले ना वही एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, वही आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट प्रिज्म एल्गोरिथम। हाँ, प्रिज्म एल्गोरिथम में याद रखना कि हमारे पास साइकिल आ जाती है, साइकिल होती है, ऊपर वाले में हमारे पास साइकिल नहीं होती। साइकिल मतलब यहाँ भी हमें मिनिमम चीज़ें ही उठानी है, अच्छा स्पेस ही नहीं है। चलो हमें कोई भी ग्राफ दे रखा होगा, प्रिज्म एल्गोरिथम कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई भी ऐसे ग्राफ दे रखा होगा, ऐसे ग्राफ दे रखा है, क्या बन गया, चलो कोई भी ग्राफ दे रखा है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, देन हमारे पास कितनी सारे एजेस हैं, उनमें से हम कोई भी मिनिमम जो होगी, मिनिमम वेट वाला, हम उसको उठाएंगे, बना देंगे। फिर जो आगे वाले मिनिमम होंगी उसको उठा के बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास साइकिल हो सकती है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ स्पेस है कहीं, स्पेस चलो एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने उठाया मिनिमम, यहाँ पर 2 और 5 था, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया 8 और 10। मैंने मिनिमम वेट उठाया 2, ठीक है, मैंने इस 2 को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट 2 के बाद मेरे पास मान लेते हैं यहाँ 9 और 11 है, तो 2 के बाद हम पहुँच गए 9 और 11। अब आपको 9 और 11 में से मिनिमम नहीं देखना, आपको देखना है कि मेरे पास एक 5 भी बचा हुआ है जो मिनिमम है, तो आप इस 5 वाली साइकिल को बनाओगे। देन फिर 5 में से आप 8 और 10 में से मिनिमम देखोगे, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी साइकिल्स बन सकती है। तो सेम वही वाले स्टेप्स आपको करने हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एंड इसमें हमें प्रिज्म थ्योरम को यूज़ करके आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है। देखो सबसे पहले मिनिमम एज कौन सी है, हमारे पास 2 है, ठीक है। फिर 2 के बाद हम मिनिमम, यहाँ से हम मिनिमम उठा लेंगे, फिर जब जिस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे वहाँ से हम मिनिमम उठा लेंगे, ठीक है। ये हमने उठा लिया, देन हम यहाँ से 2 के बाद मिनिमम कौन सा ज़रा देखना, देखो 2 है, 2 के बाद हमारे पास एक 3 है, 2 है एंड 8 है, तो हमारे पास 2 मिनिमम है, हम 2 पे पहुँच जाएंगे। फिर 2 के बाद हम देखेंगे 4 और 12, इन दोनों में से हम मिनिमम बना देंगे, तो हम पहुँच जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये हमारा कुछ बनेगा, ठीक है। 2 पे गए, 2 के बाद फिर हमारे पास 2 मिनिमम आया था, देन 4 आया था, इससे पहले हमारे पास 3 आया होगा, बिकॉज हमें ये वाला स्टेप भी ध्यान रखना है ना, कि ये देखो जो अभी जो मैंने ऊपर बताया था कि अगर हमारे पास हम 2 के बाद पहुंच गए तो 9 और 10 में से मिनिमम नहीं देखना, हमारे पास एक 5 भी बचा हुआ है, तो हम 5 वाला ड्रॉ करेंगे। सेम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास देखो 2 पर पहुंच गए, हम इरेज कर देते हूँ, देखो हम 2 पे पहुंच गए, 2 के बाद हमारे पास 2, 3 और 8, मिनिमम क्या है हमारे पास 2, देन हमारे पास 4 और 12 है, बट इसमें हमारे पास मिनिमम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हम बनाएंगे, तो हमारा कुछ ये आंसर बन जाएगा। अब प्रिज्म एंड इन दोनों में क्या है, प्रिज्म में हमारे पास साइकिल हो सकती है, बट इस एल्गोरिथम में हमारे पास साइकिल नहीं होती। अब स्पैनिंग ट्री हमारे पास ब्रेथ सर्च एंड डेप्थ सर्च आता है। देखो ज़रा, ब्रेथ सर्च मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक ट्री है, ठीक है, ऐसे हमारे पास ट्री है, तो ब्रेथ सर्च में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट की, ये ब्रेथ वाइज पूरी ब्रेथ वाइज कंप्लीट करेगा, यहाँ की पूरी ब्रेथ कंप्लीट करेगा, देन वो फिर ब्रेथ मतलब ये ब्रेथ वाइज चलेगा। बट जब हम डेप्थ सर्च डीएफएस ट्री की बात करते हैं तो पूरी डेप्थ वाइज चलेगा, पहले इसकी पूरी डेप्थ तक जाएगा, देन ऊपर इसको नीचे नहीं मिलेगा कुछ तो ऊपर आएगा, फिर इसकी पूरी डेप्थ तक जाएगा, तो ऐसे डीएफएस काम करता है।
ठीक है। BFS पूरी ऐसे ब्रेथ वाइज चलता है, DFS ऐसे डेप्थ वाइज चलता है। सब यही खिचड़ी पका दी। देख लो, ब्रेथ सर्च मेथड इज टू विजिट ऑल द वर्टिसेस ऑन अ गिवन लेवल, ठीक है, अपने लेवल पर, क्योंकि जो हमने भी ब्रेथ वाइज बनाया था वो अपने अपने पहले लेवल पर चलेगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब इसकी प्रोसीजर, ये सब इसका प्रोसीजर है, मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगी कैसे करना है। सेम वही लाइनें लिखी हुई है। अब इसमें अगर हमें BFS ट्री बनाना है तो BFS हमारा क्यू के ऊपर बेस्ड होता है, क्यू के ऊपर बेस्ड होता है। तो क्यू में हम देखो स्टैक, क्यू में हम कैसे एलिमेंट्स डालते हैं, क्यू में हम कैसे एलिमेंट्स डालते हैं जरा ध्यान से देखो। जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊं आपको, जैसे कोई भी एक बना लेते हैं हम, A है, B, C, ये दोनों आपस में D से कनेक्ट कर दो, देन E, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं F, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम में BFS में हम क्या करते हैं, फीफो होता है ना, क्यू होता है इसमें, ठीक है। BFS में हमारे पास क्यू होता है, क्यू में हमारे पास होता है FIFO, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले डलेगा उसको हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे, जो सबसे पहले डलेगा उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो ऐसे बना लो टेबल। सबसे पहले हमारे पास A से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड होता है तो A से हम शुरू करेंगे एंड A को हम बाहर निकाल देंगे, ये निकल गया। नेक्स्ट देखो, A से हम या तो B पर जा सकते हैं या C पर जा सकते हैं। हम पहुंच गए मान लेते हैं B एंड C। अब B को बाहर निकाल दो। अब B हमारे पास D पर जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ हम D लगा देंगे। नेक्स्ट हम C को बाहर निकालेंगे, सॉरी D पर पहुंच गए थे, D हमारे पास E के पास जा सकता है एंड F के पास जा सकता है, D के बाद E एंड F। तो ऐसे देने फिर ये सारे एलिमेंट्स निकलते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्यू में स्ट्रक्चर होता है। इसका डायग्राम ये एक एग्जांपल दे रखा है। एक हम कोई भी रूट नोड पकड़ लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दे मतलब यहाँ से हम कोई भी नोड पकड़ लेंगे एंड फिर क्या करेंगे, सेम वही स्टेप्स, हम B एंड C में से जाएंगे, ठीक है। ए हमने एलिमेंट लिया, A को बाहर निकालेंगे, देन हम B एंड C के पास पहुंच जाएंगे। B एंड C के दोनों के ही हमारे पास सेम लेवल है ना, सेम लेवल है। तो हम किसी भी एक को उठाएंगे, B को उठा लेंगे, जैसे कि B को उठा लेंगे हम, देन B से हम D पर जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो स्टेप्स हैं एंड ये वही थ्योरी लिखी हुई है एंड लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। मतलब जो हमने ये टेबल में बनाई है, सेम हमने जिसको उठाया है, जिसको लगाया है, हम इसी फॉर्मेट में इस डायग्राम के थ्रू बना देंगे। देन डेप्थ सर्च में क्या होता है, डेप्थ सर्च में जैसे कि एक हमें ये दे रखा होगा कुछ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे, देन ये नीचे जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर आ जाएगा, फिर ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ होता है। तो ये हमारा डेप्थ सर्च होता है। डेप्थ सर्च में हमारे पास स्टैक यूज होता है, ठीक है, हमारे पास स्टैक यूज होता है। इसका एक प्रोसीजर है एंड ये एग्जाम्पल है, ठीक है।